Good morning to all. I, Dr. Amandi, welcome you all. So, today we will be discussing some more formulas, some more methods to measure the cost of equity share capital. So, guys, we have been discussing how to calculate cost of equity share capital. In this regard, I told you in the previous lecture that there are 6 methods to calculate the cost of equity share capital. So far we have discussed 4 methods. The first method was dividend yield method. In this particular method we used to take the dividend and it was having its ratio with market price. Then we were having dividend yield plus growth method. In this particular method we have also considered the growth. Then the third method was earning yield method, and the fourth method was earning yield plus growth method. So these 4 methods, these are all 4 easy methods which we have discussed. Today we will be discussing the remaining 2 methods and some other methods to calculate the retained earning also. So let's discuss the remaining 2 methods and other methods in detail. The 5th method is realized yield method. So according to realized yield method, what is happening there is that it is assumed that shareholders would be expecting the same return in the future as they have realized in the past. पास्ट में जो आपको रिटर्न मिली है, शेयर होल्डर्स ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी आपको वही रिटर्न मिलेगी. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रही है जो आपने ली है पास्ट के अंदर, वही सेम टू सेम आप उसको फ्यूचर में भी उसको लेके चलते हो कि जो आपको पहले मिला है वही आपको फ्यूचर में भी मिलेगा. तो आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हो. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो आपने पास्ट के अंदर प्राप्त की है, शेयर होल्डर्स ने जो डिविडेंड मिला है पास्ट के अंदर आपको, इसके अंदर आप डिविडेंड भी लेके चलते हो, प्लस में जो आपकी कैपिटल एप्रीहेंशन हुआ है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है कि आपका 100 रुपए का शेयर मान लो 150 का हो गया है, तो 50 रुपये आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, प्लस में डिविडेंड जो आपको मिला है. ये जो आपका है पास्ट में जो आपको ये जो रिटर्न आई है इसका एवरेज लेके हम चलेंगे और इससे आपको रियलाइज्ड यील्ड मेथड के थ्रू वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा. तो बहुत ही इजी मेथड है कि इसमें आप क्या कर रहे हो, पास्ट में जो आपको रियलाइज हुआ है, पास्ट में जो आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है उसका एवरेज लेके चलेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे. तो ये भी एक नया और इजी मेथड है जिसके थ्रू आप अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो. तो ये कुछ नहीं है, ये एक एवरेज है जो भी आपको मिला है उसका. तो इसके थ्रू आप, इस मेथड के थ्रू आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल सकते हो. इसकी कुछ अजम्पशंस हैं. अजम्पशन क्या है, पहला तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई चेंज नहीं आएगा कंपनी के रिस्क कम्प्लेक्शन में, कि कंपनी का जो पहले रिस्क था वही रिस्क सेम रहेगा. दूसरी बात, अगर शेयर होल्डर्स जो है वो सेटिस्फाई फील करते हैं अगर वो सेम रेट ऑफ रिटर्न उनको फ्यूचर में भी मिलता है, तो मान लो पास्ट में आपको जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन का एवरेज मान लो 12% आया है, तो फ्यूचर में भी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो 12% में ही राजी हैं. तीसरी है कि शेयर होल्डर्स जो है वो सेम रेट ऑफ रिटर्न ही एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी. इफ दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स देन आल्सो दे एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न. मान लो आपकी कंपनी में उसको 12% रिटर्न आ रही है, तो वो ये मान के चलता है कि अगर मैं कहीं और भी इन्वेस्ट करता हूं पैसा निकाल करके इस कंपनी से, तब भी मेरे को 12% रिटर्न ही आएगी. इसलिए हम इस मेथड को लेकर चलते हैं, एवरेज मेथड. और कंपनी के मार्केट प्राइस में भी कोई फर्क नहीं आने वाला फ्यूचर के अंदर, ये भी एक इसके अजम्पशन है. तो 4 नंबर और 1 नंबर अजम्पशन तो ये है कि रिस्क में और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं आने वाला. और दूसरी और तीसरी जो अजम्पशन है वो ये है कि शेयर होल्डर जो है वो सेम रेट ऑफ रिटर्न
इसी कंपनी में भी सेटिस्फाइड है, और अगर कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी वो दे फील सेटिस्फाइड है। अब एक नया कंसेप्ट है कि कई बार कंपनी जब नई इक्विटी कैपिटल इशू करती है तब उसको पूरी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है, मार्केट वैल्यू उसको पूरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, कुछ जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, ब्रोकरेज हो गई, प्रिंटिंग हो गई। तो इन एक्सपेंसेस की वजह से, ये जो एक्सपेंडिचर है, इन खर्चों की वजह से कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से। 100 रुपए का शेयर अगर आपने मार्केट में बेचा है तो 100 रुपए नहीं मिलेंगे, उसके 97 या 96, 2 रुपए आपकी अंडरराइटिंग कमीशन लग गया, 1 रुपये प्रिंटिंग लग गया, 1 रुपया ब्रोकरेज लग गया। तो उस चक्कर में आपका जो पीओ होता है, ये जो हमने फार्मूले किए हैं पीछे, इसमें हमने P0 लेके चले हैं हम, इट विल बी चेंज विद NP, नेट प्रोसीड। तो वो जो आपका फार्मूला था पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, अगर हमें याद हो तो वो पहले फार्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, वो ये था कि डिविडेंड डिवाइड बाय P0 इंटू 100। बट अगर आप एक नई इशू कर रहे हो इक्विटी कैपिटल, तो मार्केट प्राइस तो आपके पास नहीं है, तो आपके पास क्या है, नेट प्रोसीड। तो इस केस में आपको P0 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, NP। तो यहाँ पे आपका NP आ जाएगा। तो ये आपका डिविडेंड यील्ड मेथड हो गया, ये आपका डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ हो गया। इसी तरह ये आपका अर्निंग यील्ड मेथड हो गया, और ये आपका अर्निंग यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ हो गया। तो इन सब में नीचे आपको NP दिखेगा P0 की जगह, क्योंकि P0 क्या था, मार्केट प्राइस था। मार्केट प्राइस तो आपको पूरा नहीं मिल रहा है जब आप एक नई इश्यू करते हो कैपिटल को, तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रोसीड। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को सेट करना है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक फंड रेज करना चाह रही है, किसके थ्रू, 5 लाख न्यू इक्विटी शेयर। अब देखो न्यू इक्विटी शेयर की बात आ रही है, आप नई इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, 10 रुपए का एक शेयर है आपका, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए उसमें आपको प्रीमियम मिला है। द इश्यू एक्सपेंसेस विल बी 1 पर शेयर। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट ₹4 पर शेयर कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार उसने वो दिया है, शेयर के ऊपर 4 रुपए उसने दिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आपने निकालनी है। आपको पता है डिविडेंड यील्ड मेथड लगेगा यहाँ, क्योंकि लगातार आप 4 रुपए दे रहे हो तो ग्रोथ तो है नहीं। फार्मूला क्या होता था, D1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। बट अब यहाँ P0 नहीं आएगा, यहाँ NP आ जाएगा, क्योंकि नए शेयर इश्यू कर रहे हो आप। डिविडेंड कितना दे रहे हो, 4 रुपये। नेट प्रोसीड कितना आ रहा है आपके पास, तो देखिए 10 वाला शेयर आपने, 10 रुपए का शेयर था एक, 20 रुपए प्रीमियम में दिया है, तो शेयर कितने का हो गया, 30 रुपए का। इसमें से 1 रुपया माइनस कर देंगे, किसका, ये जो आपके एक्सपेंसेस लगे हैं। तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, 29 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 13.79% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो जब भी आप कोई न्यू इक्विटी इश्यू करते हो तो आप मार्केट प्राइस जो आपका P0 होता था उसको नहीं लोगे, बल्कि नेट प्रोसीड को लेके चलोगे, ये हमने याद रखना है। 27, 28 जो है वो इसी तरह चलेगी। और नेक्स्ट आपका है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या कैपम अप्रोच जिसको बोलते हैं। ये इक्विटी शेयर को मेजर करने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का लास्ट मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। ये बहुत ही एक एडवांस मेथड है जिसको कि आप MCOM MBA इनमें पढ़ोगे डिटेल में। आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग द आउटलाइन। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो किस लिए हम निकालते हैं, किसी भी रिस्की एसेट की अगर आपको रिटर्न निकालनी है, रिटर्न का मतलब आप इसको कॉस्ट भी ले सकते हो, अगर किसी भी एसेट की आपको कॉस्ट निकालनी है तो वो आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू निकाल सकते हो। तो ये किसने डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय विलियम शार्पे। 1964 में इसने कुछ स्टार्टिंग में इसको
समझाया। फिर इसमें जॉन लिंटर और मॉसिन ने कुछ एजम्पशंस ऐड करके इसको और डेवलप किया। तो इन 3 लोगों ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बनाया था। तो ये मॉडल क्या कहता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है, जिसको हम कैपम भी बोलते हैं, CAPM, कैपम। कैपम आपको क्या अलाउ करता है, कैपम से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यू कैन डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी एसेट। तो जब भी आपको किसी इक्विटी कैपिटल की या किसी की एसेट की, आपको रिस्की एसेट की अगर आपको रिटर्न निकालनी है, तो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैपम। कैपम आपको क्या बताता है कि अगर किसी एसेट की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है तो आप कैपम के थ्रू निकाल सकते हो। इसमें आपको 3 इनपुट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो आपको 3 इनपुट मिलेंगे। 3 इनपुट, पहला इनपुट क्या होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर आपको रिस्क फ्री रिटर्न कितनी मिल रही है। मान लो आपने ट्रेजरी बिल लिया है या बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए हैं, तो आपको इसको RF के थ्रू शो करते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मान लो 4% है, तो पहला तो आपको ये चाहिए। दूसरा ये है कि मार्केट की रिटर्न कितनी है, मार्केट में रिटर्न क्या चल रही है। और तीसरा है मार्केट बीटा, जिसको हम बीटा के थ्रू शो करते हैं, बीटा कोफिशिएंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीटा कोफिशिएंट। और मार्केट रिटर्न जो आपकी है वो आप शो करते हो KM से, और बीटा को आप शो करते हो B से। तो देखिए 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज आपको चाहिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF, दूसरा आपको मार्केट रिटर्न, और तीसरा बीटा। तो जिन एसेट्स के ऊपर रिस्क कम होता है उनका रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। जितना एसेट के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है उतनी ही आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी। रिस्क अगर ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क अगर कम होता है तो रिटर्न भी कम आती है। ये एक जनरली फार्मूला होता है। तो अब बात ये आती है कि ये बीटा क्या है। बीटा आपको क्या बताता है, बीटा आपको ये बताता है कि आपकी जो एसेट है वो कितनी रिस्की है। अगर मान लो आपका बीटा 1 आता है 1, तो बीटा 1 का मतलब ये है कि अगर मार्केट में 1% चेंज आता है रिटर्न के अंदर, तो आपके एसेट के अंदर भी 1% का ही चेंज आएगा। ये बताता है कि मार्केट के साथ आपके रिटर्न का क्या रिलेशन है। दोबारा देख लो, बीटा क्या शो करता है, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का क्या मतलब है कि आपकी जो एसेट की रिटर्न है, आपने जिसके अंदर पैसा लगाया है, मान लो आपने इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाया है, तो आपकी जो रिटर्न आ रही है एसेट की और मार्केट के अंदर जो रिटर्न चल रही है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मार्केट रिटर्न में और आपकी रिटर्न। तो अगर बीटा आपका आ गया है 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मार्केट के अंदर 10% चेंज आता है रिटर्न में, तो आपकी एसेट में भी 10% चेंज आएगा। तो 1 बीटा ठीक है। और अगर दूसरी बात, अगर आपका बीटा आ गया 2, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एसेट की जो रिटर्न है और मार्केट की जो रिटर्न है उसके अंदर डबल रिलेशनशिप है, दुगना दोनों साइड में। अगर मार्केट में 20% का चेंज आता है तो आपकी एसेट में 40% का चेंज आता है। क्लियर है। अगर ये नेगेटिव में है, अगर मार्केट में -10% का डाउनफॉल आता है तो आपकी एसेट में 20% का डाउनफॉल आएगा। तो इसका मतलब आपकी जो एसेट है उसका मार्केट की रिटर्न के साथ डबल रिस्क प्रीमियम है। अगर आपका बीटा आता है 0.5, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपकी जो एसेट की रिटर्न है और मार्केट के अंदर जो रिटर्न आ रही है उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो हाफ में है, आधा रिलेशन है। अगर मार्केट में 10% इंक्रीज आता है तो आपकी एसेट के अंदर 5% इंक्रीज आएगा, और अगर मार्केट में -10% डाउनफॉल आता है तो आपकी एसेट में -5 आएगा। तो अगर बीटा आपका ज्यादा आ रहा है किसी एसेट के ऊपर, मान लो 2 आ रहा है बीटा, तो ये खतरनाक भी होता है और ये अच्छा भी होता है। क्योंकि बीटा अगर 2 आया है तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है फिर तो आपको डबल रिटर्न मिलेगी। मार्केट में रिटर्न आ रही है 10%, तो आपको कितनी रिटर्न आएगी, 20%। बट ये 2 धारी तलवार है।
अगर मार्केट में -10% चल रहा है तो आपका -20% आएगा इस रिस्क के अंदर, इस रिटर्न के अंदर। तो बीटा आपको क्या बताता है, बीटा जो होता है वो आपको बताता है कि रिलेशनशिप क्या है एक फर्म की रिटर्न का मार्केट की रिटर्न के साथ। तो इट इज द रिस्क प्रीमियम। ये मैं आपको आगे का बता रहा हूँ एडवांस लेवल पे, बस समझाने के लिए। फार्मूला क्या होता है, उससे पहले आप रिस्क देख लो क्या होता है। रिस्क आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के रिस्क की जब बात करते हैं तो रिस्क का मतलब होता है कि लॉस होने के क्या चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। तो रिस्क का ये मतलब हुआ ना कि लॉस भी हो सकता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की, कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलेगी। तो रिस्क जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं टोटल रिस्क को, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क भी बोलते हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जब भी आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने ए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया सारा पैसा, तो अब अगर ए कंपनी में ही आपने सारा पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि ए कंपनी जो है वो आपको रिटर्न नेगेटिव दे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप एक कंपनी में न लगा करके कई कंपनियों के अंदर पैसा लगाएं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे का सारा पैसा आप एक बास्केट में मत डालें, क्योंकि ये बास्केट जो है वो फूट भी सकता है, वो टूट भी सकता है। मान लो सारे अंडे आपने एक ही बास्केट में डाल दिए, वो बास्केट फूट जाएगी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन रखो, एक कंपनी जो है उसमें पैसा लगाओ, फिर बी में, फिर सी में। तो आप कम से कम अगर आप 5-7 कंपनियों में पैसा लगाते हो तो आप एक कंपनी में अगर आपको नुकसान हुआ है तो दूसरी कंपनी में फायदा होकर वो नुकसान आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह एवरेजली बोला जाता है कि अगर आप लगभग 13-14 एसेट के अंदर, अगर आप अलग अलग एसेट्स के अंदर पैसा लगाते हो, जैसे आपने ऑटोमोबाइल में लगा दिया, फिर आपने बैंकिंग में भी लगा रखा है थोड़ा सा पैसा, फिर आपने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, थोड़ा सा आपने एफएमसीजी में लगा दिया, तो इस तरह से अगर आप अलग अलग सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपका जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। बट कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन से कम नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क या नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू कैपम जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है एसेट्स का, उसको हम बीटा कोफिशिएंट के थ्रू नापते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना बीटा की सारी डिस्कशन हमने की, तो वो बीटा क्या है, बीटा कोफिशिएंट है जो बताता है कि एक जो नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कितना है। मान लो बीटा आपका 2 है तो इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है और इस रिस्क को आप कम नहीं कर पाओगे। और दूसरा आपका रिस्क है अनसिस्टमेटिक या डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो टोटल रिस्क का वो पार्ट जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आप अपनी एसेट को, आप अपनी जो आपने पैसा लगाया है उसको अलग अलग अगर शेयर्स के अंदर लगाओगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जैसे मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज हैं, उनके डिसीजन हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो गए, रॉ मटेरियल आपके पास है या नहीं है, कंपटीशन कितना है, तो ये सब बातें फर्म टू फर्म डिपेंड करती है और ये थोड़ी सी कंट्रोल भी हो सकती है। बट सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो नहीं कर सकते आप चेंज। तो बीटा आपका क्या होता है, बीटा होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क। ये डायग्राम देखिए, ये आपकी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दिखा रखी है एक्स के ऊपर कि आप कितनी सिक्योरिटीज के अंदर अपना पैसा लगा रहे हो, ठीक है। और इधर आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न, कि रिटर्न के अंदर कितना डेविएशन आ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाते चले जाओगे तो आपका ये जो रिस्क है, टोटल रिस्क जो है वो ऐसे कम होता चला जा रहा है। ये आपका रिस्क है। अगर आप एक सिक्योरिटी में पैसा लगाते हो तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, इतना रिस्क आ रहा है। जैसे जैसे आपने सिक्योरिटीज बढ़ाते चले गए तो आपका ये जो रिस्क है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो गया है। तो इससे जो नीचे नीचे का पार्ट है, इससे नीचे वाला रिस्क कम नहीं हो सकता, ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटीज को इंक्रीज कर लो। ये जो रिस्क है जिसको आप कम नहीं कर पाओगे, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये कम नहीं हो सकता, ये रहेगा ही रहेगा।
और ये जो रिस्क कम होता चला जा रहा है, ये वाला रिस्क जो कम होता चला जा रहा है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ रही है यहाँ, इसको हम बोलते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। तो हम जब कैपम के थ्रू निकालते हैं किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न, तो वो हम ये देख के चलते हैं कि उसका बीटा कितना है। बीटा मतलब सिस्टेमेटिक रिस्क कितना है, मार्केट के साथ उसकी रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है। अब लास्ट में आप फार्मूला देख लो कि आप कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हो। कैपम फार्मूला, ये कैपम का फार्मूला है। तो सबसे पहले आपने लिया है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आपको कितना रिस्क फ्री रिटर्न कितनी दे रही है, जिसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। और ये आपका बीटा हो गया, ये आपका बीटा कोफिशिएंट हो गया। बीटा कोफिशिएंट क्या बताता है कि आपकी जो रिटर्न है, फर्म की जो रिटर्न है उसका, फर्म की जो रिटर्न है उसका मार्केट की रिटर्न के साथ क्या रिलेशन, कितना रिलेशनशिप आया है। तो अगर एक आया है तो इसका मतलब फर्म में जो मार्केट के अंदर जो रिटर्न में चेंज आता है वही सेम फर्म में चेंज आता है। अगर बीटा 2 आया है तो इसका मतलब मार्केट में अगर 10% चेंज आता है तो आपका 20% चेंज आएगा, दोनों तरफ, माइनस में भी और प्लस में भी। और अगर बीटा आपका 0.5 है तो मार्केट में जो रिटर्न में चेंज आ रहा है उससे आधा आपका चेंज आता है। तो अगर बीटा आपका 1 से ज्यादा है तो वो रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कि मार्केट में अगर मान लो 10% चेंज आएगा तो आपका 20% चेंज आ रहा है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है ना। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम आप ज्यादा ले रहे हो। और ये क्या है, मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो बीटा क्या मेजर करता है कि मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है और आपने कॉस्ट फ्री रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस कर दिया, उसका बीटा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितना प्रीमियम फालतू दे रहे हो। तो बीटा क्या है, रिस्क प्रीमियम। तो अभी आपने ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बस फार्मूला याद रखिए कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा और मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? ये आप आगे आप जब एमकॉम में जाएंगे तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी व्हेन द बीटा फैक्टर इज 1.5। बीटा फैक्टर आपको दे दिया है 1.5 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 8%, मार्केट के ऊपर आपको मिल रहा है 12%। फार्मूला आपको पता ही है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8% प्लस बीटा 1.5, मार्केट के अंदर रिटर्न 12% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। तो मार्केट में 12% मिल रहा है, रिस्क फ्री 8% है, तो 4% आपको ज्यादा मिल रहा है। और 4% जो ज्यादा मिल रहा है उसमें 1.5% बीटा भी है। इसका मतलब अगर मार्केट में 12 मिल रहा है तो आपको 12 के बजाय 1.5 गुना मिलेगा 16। तो अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो 4% बच गया। अब 4 का आपको 1.5 मिल जाएगा, 1.5 गुना, तो 6 हो गया। और 8 आपका फ्री है, तो ये कितना हो गया 14%। दोबारा देख लो इसको। देखिए कैपम क्या बताता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे निकालोगे। कैपम लेके चलता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी को, रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है और मार्केट के अंदर जो रिटर्न आ रही है और रिस्क फ्री रिटर्न जो है उसका बीटा कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। बीटा क्या बताता है कि मार्केट के अंदर जो रिटर्न है और आपकी जो रिटर्न आ रही है उसका क्या कोफिशिएंट है, उसका क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखो बीटा दे रखा है 1.5, इसका मतलब मार्केट में जो चल रहा है उससे आपको 1.5 गुना मिलेगा, यहाँ उसका 1.5 गुना मिलेगा। इसका मतलब ये एक रिस्की एसेट है। अगर 1.5 गुना फिर वो नेगेटिव में भी जा सकता है ना, कि मार्केट में अगर आपको 10% मिल रहा है तो फर्म आपको कितनी दे रही है 15%, इसलिए बीटा कितना आ गया 1.5। ये माइनस में भी हो सकता है कि अगर मार्केट में -10% रेट ऑफ रिटर्न चल रही है तो आपको 15% माइनस में आएगा, तो ये रिस्क प्रीमियम है आपका। तो अब देखो मार्केट में 8% आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, बीटा आपका 1.5 है और मार्केट के अंदर रेट कितनी चल रही है 12%, 8% आपका रिस्क फ्री है। तो यहाँ पे ये जो 4% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है मार्केट से, इसमें भी आपको 1.5 का रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, तो ये 4 के बजाय कितना हो जाएगा 6।
तो टोटल आपको रिटर्न क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। मार्केट में हालांकि 12 है, बट हमने इसको बीटा के अकॉर्डिंगली सेट करके निकाल दिया है। बेसिकली आपने ये फार्मूला याद रखना है, अगर आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये फार्मूला आपने लगा देना है। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। अब देखिए कई बार ये आर्गुमेंट आता है कि रिटेन्ड अर्निंग की जो होती है वो कोई कॉस्ट नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब सिंपल ये होता है कि, एक सेकंड मैं इसको पूरा आपको समझाता हूँ। देखिए प्रॉफिट जो होता है कंपनी को लास्ट में, उस प्रॉफिट के ऊपर, उस प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को, एक चीज तो ये है कि आप सारे का सारा डिविडेंड दे दो। मान लो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और आपने 10 का 10 लाख डिविडेंड दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ये कर सकते हो कि खुद सारे का सारा आप रिटेन्ड अर्निंग रख लो। रिटेन्ड अर्निंग मतलब सारे का सारा प्रॉफिट आप अपने पास रख लो, डिविडेंड नील। तो दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, या तो डिविडेंड दे दो या अपने पास रख लो रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी एक पॉलिसी बनाती है कि हम लोग 40% डिविडेंड देंगे। तो 10 लाख का 40% हो जाएगा, 4 लाख रुपया आपने डिविडेंड दे दिया और 6 लाख रुपया आपने रिटेन्ड अर्निंग रख ली। आगे फ्यूचर में जब भी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो ये पैसे आपको काम आ जाएंगे। आपको डिवेंचर, इक्विटी, लोन, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आप पैसे अपने उठा सकते हैं क्योंकि आपके पैसे हैं ये। तो अब बात ये आती है कि रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग भी एक आपका जरिया है ना पैसे इकट्ठे करने का। देखो हम ये बता रहे हैं कि जब भी आपको पैसे चाहिए तो आप 4 जगहों से इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहला है डिवेंचर, दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ से आप पैसा ले सकते हो। तीसरा है आप इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ से भी आप पैसा उठा सकते हो। अब बात आती है चौथी बात, डिवेंचर तो लोन ही होगा ना एक किस्म से, या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हो। लास्ट में एक ऑप्शन आता है रिटेन्ड अर्निंग का। अब इन सब की कॉस्ट हमने निकाल ली। अब बात आती है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या है। ये भी एक जरिया है पैसे इकट्ठे करके आपके इश्यू करने का। मान लो कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी चल रही है, पिछले 10 साल से कंपनी चल रही है, अब कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो कंपनी मान लो 2 करोड़ के इन्होंने डिवेंचर इश्यू कर दिए, 1 करोड़ की इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दी, 2 करोड़ के इन्होंने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, 5 करोड़ रुपए हो गए। 2 करोड़ का इन्होंने बैंक से लोन ले लिया, तो 7 करोड़ रुपीज आपने इकट्ठे कर लिए और 3 करोड़ रुपए आपके पास खुद के पड़े थे पहले से ही शेयर होल्डर्स के, जो आपने रिटेन्ड अर्निंग कर रखी है। तो इन सब की तो कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। ये जो आपने डिवेंचर से लिया है, इक्विटी शेयर से लिया है, प्रेफरेंस शेयर से लिया है और लोन लिया है, ये इनकी तो कॉस्ट पड़ गई आपको। डिवेंचर आपको 8% पे ले लिया आपने, इक्विटी शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको 10% डिविडेंड देना पड़ेगा और 9% पे आपने लोन लिया है। और ये जो 3 करोड़ रुपए आपने रिटेन्ड अर्निंग उठाई है, इसकी क्या कॉस्ट आई है? तो हमने रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालनी है कि जो पैसा बिजनेस अपने पास रखता है, तो क्या रिटेन्ड अर्निंग की भी कोई कॉस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ये तो हमने अपने ही बिजनेस के अंदर जो हमारा प्रॉफिट था वो अपने पास रख लिया, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? अब देखो रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आई है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं, या तो डिविडेंड दे दो या रिटेन्ड अर्निंग रख लो। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आया है? जब आपने डिविडेंड नहीं दिया तब रिटेन्ड अर्निंग आई है ना। मतलब आपको 100% प्रॉफिट था, 100 रुपए प्रॉफिट था, आपने 40 रुपए डिविडेंड दिए। हालांकि देना सारे का सारा तो डिविडेंड भी दे सकते हो ना। ये जो 100 रुपए आपने कमाए हैं ये किसके हैं? शेयर होल्डर्स के हैं। ये शेयर होल्डर का पैसा है, ये शेयर होल्डर को मिलना चाहिए प्रॉफिट। आपने दिया उसको 40, 60 रुपए उसको आपने दिए नहीं, आपने वो 60 रुपए क्या रख लिए? रिटेन्ड अर्निंग में। तो रिटेन्ड अर्निंग कहां से आई है? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर का। तो अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग नहीं रखी होती, अगर आपने इस पैसे को बिजनेस में नहीं रखा होता, तो ये पैसा कहां जाता? शेयर होल्डर्स के पास। किस फॉर्म में?
डिविडेंड की फॉर्म में। और शेयर होल्डर इस डिविडेंड का क्या करते हैं, वो या तो अपने पास रख लेते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, यही बात है ना। तो डिविडेंड दिया आपने उनको, मान लो उनको आपने 1 लाख रुपए डिविडेंड दे दिया, किसी को आप 1 लाख रुपए दे दिया आपने उसको डिविडेंड के तौर पे। इस 1 लाख रुपए का शेयर होल्डर क्या कर सकता है, अब मान लो डिविडेंड की जो इसको रिटर्न आ रही है वो आ रही है 15%। तो अब ये एक काम तो ये कर सकता है, ये कहीं और इन्वेस्ट करेगा। जब ये कहीं और इन्वेस्ट करेगा इस 1 लाख रुपए को, तो इसको कुछ ना कुछ रिटर्न आएगी। वो रिटर्न आपने इसकी छीन ली, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ये सारे का सारा पैसा अपने पास रख लिया। 1 लाख रुपए इसको दिया नहीं, अपने पास रख लिया रिटर्न अर्निंग। तो ये जो रिटर्न जो कमाई थी इसने, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इसने गवा दी ना, किसके लिए गवा दी, आपके लिए। दोबारा समझ लो इसको, देखो रिटेन्ड अर्निंग कहां से आई, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड में दे दिया, कुछ पार्ट रिटेन्ड अर्निंग में दे दिया, बनता सारे का सारा डिविडेंड है शेयर होल्डर का। आपने अपने पास रख लिया, डिविडेंड दिया नहीं, या डिविडेंड आपने 40% दिया, 60% अपने पास रख लिया। तो मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, 40,000 रुपए आपने डिविडेंड दे दिया, 60,000 रुपए अपने पास रख लिए। अब ये जो 60,000 रुपए हैं ये किसके हैं, ये शेयर होल्डर के हैं, आपने रख लिया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने इसको शेयर होल्डर को दे दिया होता तो शेयर होल्डर इन 60,000 रुपए में क्या करता, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देता, वो इन्वेस्टमेंट कहां कर देता, कहीं और इन्वेस्ट कर देता। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलती, वो रिटर्न अब छिन गई इसकी, वो रिटर्न इसको नहीं मिलेगी क्योंकि सारे का सारा आपने रख लिया। तो रिटेन्ड अर्निंग की भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। रिटेन्ड अर्निंग की सीधी कॉस्ट तो नहीं निकल सकती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल सकती है। क्या कि वो रिटर्न जो शेयर होल्डर्स कमा सकता था, वो जो आपने छीन ली, उस रिटर्न को हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इफ द अर्निंग्स वर नॉट रिटेन्ड एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, so the shareholder could have invested such dividend in other firms and they could have earned return thereon। क्योंकि आपने डिविडेंड उनको नहीं दिया, शेयर होल्डर्स ने वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी कि वो इस डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट कर पाते, और ये जो डिविडेंड के ऊपर उनको कोई रिटर्न मिलती वो उनकी बेचारों की आपने छीन ली। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एक फर्म को उस रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर कम से कम उतना पैसा तो कमाना ही चाहिए जो कि शेयर होल्डर्स कमाते, अगर आप उनको पैसे दे देते। इस पॉइंट को समझो। अब देखो रिटेन्ड अर्निंग, अगर रिटेन्ड अर्निंग जो अगर है, अगर आप शेयर होल्डर्स को दे देते किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, तो वो भी कहीं ना कहीं इस डिविडेंड को इन्वेस्ट करते और उनको कुछ रिटर्न मिलती। उन्होंने ये जो डिविडेंड उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने डिविडेंड नहीं लिया, उन्होंने आपको रिटेन्ड अर्निंग दे दी, कंपनी को दे दिया पैसा कि ठीक है आप लगाओ। तो अब कंपनी की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस रिटेन्ड अर्निंग को कहाँ इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां पे उसको जो रिटर्न मिले वो इक्वल हो उस रिटर्न के जो शेयर होल्डर खुद कमाते, अगर वो रिटेन्ड अर्निंग उनको दे दी जाती डिविडेंड के तौर पे। तो ये जो रिटर्न है जो आप कमाते हो रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर, वो किसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम उनकी बेचारों की जितना वो कमाते उतना तो देना चाहिए था उनको। दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जो शेयर होल्डर कमाते, अगर आप उनको डिविडेंड दे देते, रिटेन्ड अर्निंग ना रखते, तो अब आपको भी उतना ही कमाना चाहिए जितना शेयर होल्डर्स ने छोड़ दिया। आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया, अगर दिया होता तो वो कुछ कमाते, वो जो उन्होंने छोड़ा है वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सारे का सारा मैंने इसमें समझा दिया है आपको कि अगर अर्निंग्स जो है वो रिटेन्ड नहीं की होती तो वो किसको मिल जाती, एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, और वो इस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता, दे कुड हैव इन्वेस्टेड सच डिविडेंड इन अदर फर्म्स, वो किसी और फर्म में उस डिविडेंड को लगा सकते थे उस मनी को, एंड दे कुड हैव अर्नड ए रिटर्न ऑन देयर ओन। तो रिटेन्ड अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कौन सी, जो उन्होंने कमाई छोड़ी है उसके बराबर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर एक नई अप्रोच आई है, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट जब निकालते हो तो एक इसमें अप्रोच है एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन। एक आप क्राइटेरिया लगा सकते हो एक्सटर्नल यील्ड का। एक्सटर्नल यील्ड का क्या मतलब है कि फर्म जो है
अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालनी है तो आप इस क्राइटेरियन का यूज कर सकते हो, इस फार्मूला का यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन। अब देखिए, रिटेन अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो शेयर होल्डर्स ने जो छोड़ा है, शेयर होल्डर्स जो खुद कमाते हैं, उसकी बजाय हम क्या कह रहे हैं कि रिटेन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, रेट ऑफ रिटर्न दैट कुड बी अर्नड बाय इन्वेस्टिंग द फंड्स इन अदर एंटरप्राइज बाय द फर्म। कि फर्म जो कमाएगी, इसको सिंपल उसमें समझिए आप, ये अप्रोच क्या कहती है। अभी हमने क्या बात की थी कि शेयर होल्डर्स जो कमा रहे हैं, शेयर होल्डर्स जो कमाते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं आपके डिविडेंड को, तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको जो रिटर्न मिलती है वो आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बट हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया की। एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया क्या कह रहे हैं कि एक फर्म जिसने आपको डिविडेंड नहीं दिया, एक फर्म जिसने आपको डिविडेंड नहीं दिया, रिटेन अर्निंग रख ली, तो इस रिटेन अर्निंग को फर्म क्या करेगी, फर्म के पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, तो ये अप्रोच क्या कहती है कि शेयर होल्डर्स की तो छोड़ो आप, शेयर होल्डर कितना कमाते हैं उसकी तो छोड़ो आप, हमें नहीं पता वो क्या करते हैं क्या ना करते हैं, वो कहीं कुछ भी करता, हमें उसके डिसीजन का क्या पता वो बैंक में जमा करवा देता, किसी को लोन दे देता, क्या पता वो जुआ में उड़ा देता, क्या पता इन्वेस्ट करता ही नहीं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि फर्म ने जब रिटेन अर्निंग रख ली तो फर्म इसको अगर किसी और फर्म में लगा दे, किसी और फर्म में इन्वेस्ट कर दे, तो वहां पे जो इसको रिटर्न मिलेगी उस रिटर्न को हम क्या मान के चलेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की, कि कंपनी के पास जो पैसा है, रिटेन अर्निंग का जो पैसा है, कंपनी अगर उसको किसी और फर्म में इन्वेस्ट करती है तो उसको जो रिटर्न मिलेगी वो रिटर्न क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये सिंपल है, द रेट ऑफ रिटर्न दैट कुड बी अर्नड बाय द फर्म। फर्म कितनी रिटर्न कमा सकती है अगर वो किसी और फर्म के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दें, इस रिटेन अर्निंग को, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन। तो इस केस के अंदर जो कॉस्ट आपकी रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगी, बट फिर भी थोड़ी सी कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती है। क्योंकि जब फर्म रिटेन अर्निंग को किसी और फर्म में जब लगाएगी तो रिटेन अर्निंग में तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती नहीं है, क्योंकि जब आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इश्यू करते हो तो आपको कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, बट रिटेन अर्निंग में कॉस्ट नहीं लगती इस तरह की। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो होगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी वहां पे। तो KR क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इट विल बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ब्रोकरेज और फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आपकी जो ब्रोकरेज 1% या 2% आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो अगर 10% आ रही है और 2% आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट थी, तो ये आपकी 9.98 या कुछ ऐसा कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो थोड़ी सी कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती। So thank you so much for listening. These were 6 methods. 4 we have already discussed in the previous lecture, and today we discussed 2 new methods and also discussed the cost of retained earning. Thank you so much for listening.